हेलो स्टूडेंट्स, तो सीरीज़ को आगे बढ़ाएं हम लोग हमारे लेक्चर की। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस किया था, जिसमें आता है हमारे फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। देन वी हैव डिस्कस्ड द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, है ना, जिसमें आते हैं हमारे सेल्यूलर बैरियर्स, जिसमें मैंने आपको कई सारे सेल्स बताए थे, जैसे कि मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, इवन नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स भी आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। और फीवर, पस या जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स हैं, ये सब भी सेलुलर बैरियर का ही पार्ट है, ठीक है। और प्लस साइटोकाइन बैरियर्स को भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में रखा गया है, क्योंकि वो भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो जो हमारी सोल्जर सेल्स हैं, जो हमारे सेल्युलर बैरियर्स हैं, उनको हेल्प करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उस पैथोजन से फाइट करने में, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, जो आपका हेडिंग चल रहा था थर्ड पॉइंट, डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स तो आपको पता होगा, उसी में हमारे हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पर, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमने कहा था एक्सटर्नल डिफेंस, ठीक है, सेकेंड लाइन इज इंटरनल डिफेंस। वैसे ही जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ आर्मी है, जो हमारा थर्ड लेवल का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो भी है तो इंटरनल, बट उसकी जो खास बात है वो ये कि वो एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है ना। स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब आप सबको मैंने बताया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, अभी तक जो चीज़ें बच्चों हम लोगों ने डिस्कस की ना, दैट ऑल आर रिलेटेड टू द नेचुरल इम्यूनिटी। जो नेचुरल बैरियर्स हमारी बॉडी में हैं और हमको प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो सब नेचुरल इम्यूनिटी के पार्ट थे। और अब हम जो डिस्कस करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ढंग से समझिएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में तो सिर्फ आपको लिस्ट बनानी थी, सेल्स के नाम ध्यान रखने थे। यहाँ पर जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से काम करता है, और उसको समझने के लिए आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी अपने समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि स्पेसिफिक डिफेंस कहलाता है, या इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। यहाँ पर ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स किस तरह से एक्ट करती हैं, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड, वो हम पढ़ेंगे। बट कैसे काम करता है ये डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी डिटेल में जाने से पहले जो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है वो है बच्चों एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मैं आपको 2-4 सब हेडिंग्स में ये टॉपिक पूरा कराऊंगी, ठीक है। इसकी अलग अलग सब हेडिंग्स होंगी, तो आप अपने नोट्स में सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ओके। और उसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट। एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट, जब तक आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन को बच्चों कैपिटल ए स्मॉल जी से लिखा जाता है, और एंटीबॉडी को कैपिटल ए स्मॉल बी से लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। आप समझिए क्या होता है ये। आप सबको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमने इम्यूनिटी की डेफिनेशन में क्या लिखा था बच्चों, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन मटेरियल एंड देन फाइट अगेंस्ट देम। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम है, कैसे हमारी बॉडी को पता चलता है कि यार ये जो सेल एंटर कर रही है, ये जो पैथोजन एंटर कर रहा है, इसकी सेल हमारी सेल से अलग है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे किसी ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और वहाँ पर जो गार्ड है, ठीक है, वो उन सबको एंट्री देगा। उसकी ये ड्यूटी है कि कोई भी गलत पर्सन ऑफिस में एंटर ना करे, सिर्फ जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं की एंट्री होनी चाहिए। तो उसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिस्टम होता है बच्चों, आईडी कार्ड का सिस्टम होता है। जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक आईडी कार्ड इशू कर दिया जाता है, और जब भी वो एंटर करेंगे ऑफिस में, तो दे हैव टू शो देयर आईडी कार्ड टू द गार्ड, ठीक है। अगर उसे लगेगा कि हाँ भाई ये आईडी कार्ड वाला, कि इसके पास सही आईडी कार्ड है, देन वो उसको एंट्री दे देगा, ठीक है। फेक बन जाए वो एक अलग बात है, बट एक्चुअल जो सिस्टम है उसमें तो यही है। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि नेचर ने हम सबकी सेल्स को आईडी कार्ड दे रखा है। यस, हम सबकी सेल्स के पास उनकी आइडेंटिटी होती है बच्चों, और हर सेल की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। जैसे अगर पर्सन ए और पर्सन बी, या मान लीजिए मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं, तो मेरी सेल्स के जो आईडी कार्ड है ना, उन्हें मेरा इम्यून सिस्टम पहचानता है। हमारे इम्यून सिस्टम के पास सारे सेल्स के आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन
उसके पास उसने अपने पास पूरी इन्फॉर्मेशन दर्ज कर रखी है, रख रखी है कि वो जनरली ये गलती नहीं करेगा। बहुत कभी कभी रेयर केसेस में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात हम बाद में करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये गलती नहीं करेगा। हमारे सॉफ्टवेयर में नेचर ने क्या डिज़ाइनिंग की है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स को पहचानता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स के पास एक आईडी कार्ड है, ठीक है। तो अब अगर कभी भी कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? उनकी सेल का आईडी कार्ड तो हमारे इम्यून सिस्टम में नहीं है ना, उनका तो कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ हमारे इम्यून सिस्टम में। तो जैसे ही वो एंटर करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा कि यार ये तो कोई और आईडी वाला पर्सन है, तो तुरंत हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन पावर है किसके बीच में? सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ को हम क्या कह सकते हैं? फॉरेन, है ना, कि हमारी बॉडी सेल्फ आईडी को पहचानती है और कोई भी फॉरेन आईडी कार्ड वाला अगर एंटर करेगा तो उस पर अटैक कर देती है। तो ये आईडी कार्ड एक्चुअली में क्या है बच्चों? ये आईडी कार्ड है एंटीजेंस। आप लोगों ने जब 11th स्टैंडर्ड में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो लिपिड्स की बायलेयर की बनी होती है और बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पढ़ा था। और इसके अलावा बाहर की तरफ कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स या शुगर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं आप उनको, वो इमर्ज प्रोट्रूडेड रहते हैं आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ईदर शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर में यू नो पॉलीसैकेराइड्स, है ना, दे आर जनरली शुगर्स में, मतलब कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, चलिए। तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जनरली हम शुगर वर्ड मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बट फिर भी आप इसको शुगर या कार्बोहाइड्रेट से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, या कभी कभार, ज़रूरी नहीं है हमेशा वो पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट ही हो, कभी कभार ये मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स यानी पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स को आप पॉलीपेप्टाइड कहते हैं ना, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना बच्चों, ये उस सेल का आईडी कार्ड होते हैं। ये हर सेल के स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, स्पेसिफिक आईडी कार्ड्स होते हैं। किसी एक सिस्टम में, किसी एक पर्सन में ये आईडी कार्ड उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को पता रहते हैं। हमारी हर सेल पर आईडी कार्ड्स हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, बट वो सारे आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन किसके पास है? हमारे इम्यून सिस्टम के पास है, ठीक है। तो यही जो शुगर मॉलिक्यूल या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, इन्हीं को कहा जाता है एंटीजेंस। समझ रहे हैं आप लोग बात? इन्हीं को, अभी मैं आप लोगों को सारे पॉइंट शॉर्ट में नोट डाउन करा दूंगी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीजेंस, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि ये एंटीजेंस कहाँ से बने हमारी बॉडी में? सेल को आईडी कार्ड दिया किसने? तो वो भी समझ लीजिए आप एक बार पहले, फिर हम एंटीबॉडी पे जाएंगे कि ये जो हमारे एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी में, हमारी सेल में किसी भी चीज़ को बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए के पास, डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो हम सबकी सेल में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो या कोई भी हो, तो हम सबकी सेल में जो डीएनए होता है ना, उस डीएनए पे कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स होते हैं विच कोड फॉर दीज एंटीजेंस। और वो जीन्स जो हैं वो सबके स्पेसिफिक हैं, सबके बॉडी में अलग अलग तरीके से होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबके एंटीजन अलग अलग हैं, बिकॉज एंटीजेंस के लिए कौन कोड कर रहा है? एक स्पेशलाइज सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, एक स्पेशल सेट ऑफ जीन्स है हम सबकी बॉडी में अलग अलग हमारी सेल्स में, विच कोड फॉर एंटीजेंस, ठीक है, क्लियर। और ये जो स्पेशल सेट ऑफ जीन होता है ना बच्चों, इसी को कहते हैं MHC। NCERT में ये वर्ड नहीं है MHC, बट नीट में कई बार ऑप्शंस में आपको ये वर्ड मिलेगा। और वैसे भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज MHC। MHC की फुल फॉर्म है बच्चों मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं इसका मतलब आप? हिस्टो यानी टिश्यू, कंपैटिबल का मतलब आप समझते ही हैं, एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी चेक करना एक दूसरे के लिए कि कौन किसके लिए कैपेबल है। तो ये जो स्पेशल सेट ऑफ जीन्स होता है हमारी सेल में विच कोड फॉर एंटीजेंस, इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? आप कभी भी देखिएगा, आप कोई एंटीजन का लेक्चर देखते हैं या एंटीजेंस के बारे में कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पर MHC बहुत कॉमनली लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में MHC क्या है। कई बच्चे तो MHC एंटीजन को ही समझ लेते हैं। एक्चुअली में ठीक है वो बात कि एंटीजन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद MHC, जैसा MHC होगा वैसा ही एंटीजन बनेगा। तो कई बार इन एंटीजन्स को कई जगह पर MHC लिख दिया जाता है, बट एक्चुअली में इट इज अ सेट ऑफ जीन्स विच कोड फॉर एंटीजन्स, ठीक है, क्लियर।
तो अब ये जो MHC है ना, इस पर डिपेंड करेगा कि किसका एंटीजन कैसा होगा। हर सिस्टम में इनका वे ऑफ एक्सप्रेशन, इनका वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर। तो जो अब ये जो एंटीजन्स हैं ये हमारी सेल के क्या बन गए, ID कार्ड बन गए। ठीक है, अब एंटीबॉडीज कैसे बनेंगी और क्यों बनेंगी और क्या करेंगी, तो समझना कि जैसे हमारी सेल में जो एंटीजन्स हैं, तो जब तक हमारा इम्यून सिस्टम में हमारे सारे एंटीजन्स की इन्फॉर्मेशन है, यानी ये हो गए हमारे सेल्फ एंटीजन्स। ठीक है, तब तक तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं करेगा, आराम से अपनी तैयारी करता रहेगा। कभी भी जो भी उसकी प्रिपरेशन है कि कभी फॉरेन एंटीजन आएगा तब देखा जाएगा। अब बाई चांस करिए हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी एक सेल है, यस और नो, प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया की सेल के पास भी उसके एंटीजन्स होंगे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है ना सब में, बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये बैक्टीरिया के एंटीजन्स हैं, है ना। तो जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा, चाहे वो वायरस भी हो सकता है, चाहे से वायरस सेल नहीं है, बट वायरस के पास उसका जेनेटिक मटेरियल तो होता है ना, तो वायरस भी अपने एंटीजन्स, वायरस के पास भी उसके एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्या समझता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए दे आर फॉरेन एंटीजन्स। ये सेल्फ नहीं है बल्कि ये फॉरेन है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हमारे सिस्टम में नहीं हो रखा। ठीक है, और जैसे ही ये फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो हमारी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं बच्चों, दे विल, कहाँ होती हैं लिम्फोसाइट्स, मेनली लिम्फेटिक सिस्टम में होती हैं, ब्लड में होती हैं, है ना। तो ये क्या करती हैं, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की आर्मी बन रही है, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की आर्मी बन रही है, लिम्फोसाइट खुद नहीं फाइट करने जा रही हैं अभी उससे, इस वाले केस में लिम्फोसाइट इनके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना रही हैं जो ब्लड में या बॉडी फ्लूइड्स में ही घूमेंगे, और जैसे ही पैथोजन के पास पहुंचेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, ये इनसे बाइंड हो जाते हैं एंटीजन से। एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक ताला चाबी की तरह होता है, लॉक एंड की तरह होता है, कि जिस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन से बाइंड होगी। स्पेसिफिक एक्शन होता है इसका भी। ठीक है, जैसे होता है ना कि जिस ताले की चाबी है उसी में लगेगी, एग्जैक्टली वैसे ही एंटीजन्स और एंटीबॉडी हमेशा शेप स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड होगी ना, तो इट विल स्टार्ट टू डाइजेस्ट और कॉज लाइसिस ऑफ द सेल। अगर हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी एंटीजन, कोई भी एंटीजन अपनी एंटीबॉडी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये ऐसा ताला है जो अपनी चाबी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर वो ताले को उसकी सेम चाबी लग गई, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उस ताले को उसकी चाबी लग गई तो जो सेल अब तक बंद है वो खुल जाएगी। ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ताले में चाबी लगा के आप ताले को खोलते हो, और अगर सेल खुल गई, सेल खुलने का मतलब सेल रप्चर हो जाएगी या उसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव एक्शन होगा जिसकी वजह से सेल विल डाई। यही तो हमारा इम्यून सिस्टम चाहता था। तो इम्यून सिस्टम ने एंटीजेंस को पहचाना, कैसे पहचाना, बाय द मैकेनिज्म ऑफ एंटीजेंस, है ना, फॉरेन एंटीजेंस हैं वो, और फिर हमारी लिम्फोसाइट्स ने उन एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाई। बट ऑब्वियस एंटीबॉडीज़ बनाने में मेहनत लगेगी, क्योंकि पहले तो उन्हें देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन से, स्कैन करेंगी वो जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं कि ये कौन से टाइप का एंटीजन है, इसका शेप क्या है ना। और फिर जैसे आप किसी ताले की चाबी बनवाना चाहते हो तो अगर आप उसके पास जाओगे तो वो पहले ताला देखेगा, उसकी इंप्रेशन लेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग तो ग्रूविंग करेगा ना चाबी में। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में, और फिर एक बार जब एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है तो ये फटाफट उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और एक तरफ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, एक तरफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और फाइनली दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो जीत जाता है। अगर हमारी लिम्फोसाइट्स में ज़्यादा पावर है तो पहले वो अटैक करके सारे बैक्टीरिया या वायरस को मार देंगी, और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है, जो हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज कम बनेंगी, बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दे स्टार्ट द डैमेज टू बॉडी। क्लियर है। तो एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, किस तरह एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और फाइट कर रहे हैं, मैं समझ में आ गई। साथ में ये भी आपको समझ में आ गया क्या कि अगर ये एक सेल्फ सेल है, ये हमारी बॉडी की सेल्फ सेल है, तो इस जो हमारे सेल्फ एंटीजेंस हैं उनके खिलाफ कभी एंटीबॉडी नहीं बननी चाहिए। गलती से अगर हमारे इम्यून सिस्टम में
कोई किसी सेल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, या रजिस्ट्रेशन होते हुए भी इम्यून सिस्टम इस सेल को पहचान नहीं पाया और उसको लगा यार ये तो हमारा एंटीजन है ही नहीं, तो हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल दे देगा कि ये पता नहीं कौन सी सेल है, मैं नहीं पहचानता इन्हें, मारो इनको। और हमारा इम्यून सिस्टम बिना सोचे समझे, उसको तो सिग्नल मिलना चाहिए, बिना सोचे समझे हमारी सेल्स पर भी अटैक करना शुरू कर देगा। और अगर हमारी सेल्स के एंटीजन्स के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन गई, मान लीजिए इस तरह का कोई एंटीजन है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई और वो वहाँ जाके बाइंड हो गई, तो क्या होगा, हमारी सेल्स भी बच्चों मरना स्टार्ट हो जाएंगी। कभी भी वही मैं आपको समझा रही हूँ कि जो कोई एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बननी चाहिए। जैसे आपने ब्लड ग्रुप्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि ब्लड ग्रुप्स में अगर कैपिटल ए एंटीजन है तो वो कभी भी स्मॉल ए एंटीबॉडी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, है ना। आरबीसीज की सरफेस पर आपने पढ़ा था एंटीजन्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वही उसी तरह से जो यहाँ पर एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ हैं उसका हमेशा कभी भी सेम एंटीजन अपनी एंटीबॉडी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और ये जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि कभी कभार हमारा इम्यून सिस्टम गलती कर देता है, तो ये गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इस गलती की वजह से हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर किसी पर्सन में ये सिस्टम गलत हो जाए, यहाँ गलती अलाउड नहीं है ना। बॉडी की जो नेचुरल डिज़ाइनिंग है, जो इंजीनियरिंग है, वो गॉड ने नेचर ने इतने अच्छे तरीके से की है कि उसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर कोई मिस्टेक हुई तो इट विल रिजल्ट इन टू द डिसऑर्डर। तो हमें तरह तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसके बारे में हम इस टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे। बट क्योंकि मैं आपको एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट बता रही थी तो मैंने एक बार ये भी मेंशन कर दिया, ठीक है। आपको एंटीजन एंटीबॉडी समझ में आया, बेसिक डिफरेंसेस समझ में आए, ठीक है। एमएचसी समझ में आया क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ जीन्स विच कोड फॉर एंटीजन्स, क्लियर। और एंटीबॉडीज़ तो सिंपली प्रोटीन्स हैं, तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो अपने आप एंटीबॉडीज़ को पहचानती हैं जब उन्हें सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इन सारी बातों को सिंपली नोट डाउन कर लेते हैं जिससे आपके पास हमेशा ये याद रहें, ठीक है। आई थिंक इस तरह की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। मैं लिख देती हूँ इन सारी चीज़ों को, देखिएगा। तो हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लें एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हुए, से आपको ध्यान रहेगा। चलिए, तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस इन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी। दिस इज एंटीजन, ठीक है, एंड दिस इज एंटीबॉडी। सबसे पहले हमने क्या देखा, एंटीजन क्या है। एंटीजन दे आर एंटीजेंस। अच्छा, एंटीजेंस का बच्चों एक और नाम होता है इम्यूनोजेंस, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स का जेनेसिस करते हैं ना, इम्यूनोजन, इसीलिए इनको कहते हैं एंटीजेंस या इम्यूनोजेंस। और जो एंटीबॉडीज होती है ना बच्चों, उनका भी एक और नाम है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, क्योंकि ये ग्लोब्युलिन टाइप की प्रोटीन होती है। आपने जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि ये ग्लोब्युल जो प्रोटीन्स का राउंड स्ट्रक्चर होता है उनको ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स कहा जाता है। तो क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोटीन तो है ही और वो ग्लोब्युलिन टाइप की प्रोटीन है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिएक्शन, दैट्स वाई एंटीबॉडीज आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, जिसको कैपिटल आई और स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात आगे काम आएगी, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज एंटीजेंस, दे आर polysaccharides or sometime protein molecules, while antibodies they are proteinaceous in nature। ये हमेशा प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के नहीं होते। ये हमेशा एक प्रोटीन आर्मी होती है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो। सेकेंड पॉइंट, एंटीजेंस कहाँ होते हैं, क्या बताया मैंने आपको, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, तो प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ सेल, ठीक है। सम टाइम एज अ फ्री मॉलिक्यूल, बहुत कभी कभी कुछ केसेस में फ्री मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी ये घूमते हैं बॉडी में, ठीक है। आप जो पढ़ेंगे जैसे वैक्सीन्स में, जब वैक्सीन्स लगाए जाते हैं तो एंटीजेंस को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज अ फ्री मॉलिक्यूल, वो बात की बात है वैक्सीनेशन, ठीक है। देन और एंटीबॉडीज़ क्या, एंटीबॉडीज़ कहाँ होती है, एंटीबॉडीज़ कभी भी सेल की, मतलब एंटीबॉडीज़ नॉर्मली सेल का आईडी कार्ड तो है नहीं, सरफेस पर तो है नहीं। एंटीबॉडीज़ जनरली प्रेजेंट
या सिक्रीटेड, सिक्रीटेड लिख देती हूँ क्योंकि इनको सिक्रीट किया जाता है लिम्फोसाइट्स के थ्रू, सिक्रीटेड इन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ब्लड ही हो, ब्लड के अलावा बाकी बॉडी फ्लूइड्स में भी होती हैं, सिक्रीटेड इन जैसे लिम्फ में हो सकती है, सिक्रीटेड इन बॉडी फ्लूइड्स एंड ऑल्सो ऑन सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट। सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडी हम पढ़ेंगे बच्चों IgD, एंटीबॉडीज बेसिकली 5 तरह की होती हैं, उसमें से एक IgD होती है, उसको सरफेस एंटीबॉडी कहते हैं क्योंकि वो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वो हेल्प करती है उस बी लिम्फोसाइट को पैथोजन के साथ बाइंड होने में, तो उसके लिए लिम्फोसाइट को एक एंटीबॉडी चाहिए होती है, दैट इज D, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। बाई चांस अगर नीट में थोड़ा टिपिकल लेवल पे जाके क्वेश्चन सेट करेंगे ना तो हो सकता है, वैसे आप सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए कि एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में होते हैं और एंटीजेंस जो हैं वो सेल के सरफेस पर होते हैं। इन शॉर्ट इतना याद रख लेंगे सफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर। देन एंटीजेंस जो हैं वो कैसे बने बच्चों हमारी बॉडी में, एंटीजेंस के लिए कौन कोड कर रहा है, दे आर कोडेड बाय स्पेशल सेट ऑफ जीन्स, स्पेशल सेट ऑफ जीन्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उस सेट को, MHC, यहाँ पे लिख दिया हमने इसी टेबल में, दैट इज मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर। और एंटीबॉडीज सिंपली दे आर produced by B lymphocytes in response to foreign antigens। चलो एंटीजेंस लिख देते हैं क्योंकि कभी कभार तो सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ भी बन जाती है ना, इसलिए, ठीक है। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, ठीक है। बाकी एंटीबॉडीज जब अगर जरूरत नहीं है तो फिर एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, ठीक है, तभी बनेगी जब उसको लगेगा कि हाँ भाई अटैक करना है, ओके, ठीक है। ये टेबल आप लोग नोट डाउन करिए फटाफट से। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं अपन यहीं पर, मुझे अलग से नहीं बताना पड़ेगा। ये जो इसमें बच्चों हमने MHC पढ़ा है ना, तो कई बार आप लोग पढ़ते हैं बुक्स में से रिफ्रेशर्स वगैरह में, तो उसमें ऐसा लिखा रहता है MHC फर्स्ट, MHC सेकेंड, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, सिर्फ आप इतना सा याद रख लीजिए कि ये जो सेट ऑफ जीन्स होता है ना, ये 3 तरह के सेट होते हैं। एक होता है बच्चों MHC फर्स्ट, वन इज MHC सेकेंड एंड थर्ड इज MHC थर्ड, ठीक है। MHC फर्स्ट जो है दे एक्सप्रेस्ड, ये जो सेट ऑफ जीन है ये खुद को कहाँ एक्सप्रेस करता है, दे एक्सप्रेस्ड इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है ना हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो, क्योंकि प्लेटलेट्स आपको पता है उनको सेल फ्रेगमेंट्स माना जाता है, बट क्योंकि उन पर भी ये होते हैं दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। तो जितने भी ऑल तो न्यूक्लिएटेड सेल्स मतलब RBCs पर MHC फर्स्ट नहीं होता, RBCs में जो एंटीजेंस हैं उनके लिए MHC फर्स्ट कोड नहीं करता, इसीलिए हम सेफ हैं कि हम बोलते हैं ना कि अगर किसी A ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड A ब्लड ग्रुप वाले को ही लगाया जाए तो उसका जो A एंटीजन है और हमारा जो A एंटीजन है वो एक जैसा है, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर उस पर्सन सेम ब्लड ग्रुप होते हुए भी आपको पता है अगर उस पर्सन की किडनी उसी दूसरे पर्सन को ट्रांसप्लांट की जाए तब भी क्या बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तब करेगी। क्यों? क्योंकि किडनी के सेल्स पर जो एंटीजन्स है ना दे आर कंट्रोल्ड बाय MHC फर्स्ट, और हमारे किडनी के एंटीजन मतलब जो डोनर और रेसिपिएंट है तो डोनर के जो MHC फर्स्ट से जो एंटीजन बनेंगे और रेसिपिएंट में जो बनेंगे वो डिफरेंट है। तो अगर किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है ना तब ये कंपैटिबिलिटी वाली प्रॉब्लम आती है, तब इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन समझकर उसके खिलाफ अटैक कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कुछ समय तक, जिससे उसका इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। बट इट्स गुड कि ब्लड के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज MHC फर्स्ट न्यूक्लिएटेड सेल्स में ही होते हैं, RBCs में नहीं होते। ठीक है, क्लियर। देन MHC सेकेंड की बात करें तो MHC सेकेंड कहाँ होते हैं बच्चों, दे एक्सप्रेस्ड इन, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, दे एक्सप्रेस्ड इन ऑल प्रोफेशनल सेल्स। प्रोफेशनल सेल्स का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को वर्कआउट कौन कर रहा है इम्यून सिस्टम में, हाँ, मैक्रोफेजेस,
lymphocytes. You are able to see this now? Just a minute. मैक्रोफेजेस आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, मैक्रोफेजेस या लिम्फोसाइट्स, उनमें MHC सेकेंड होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आप लोगों को। और जो MHC थर्ड हैं, ये बच्चों एक्चुअली में एंटीजेंस नहीं बनाते, बल्कि दे कोड फॉर, जो आपने दूसरे सिस्टम्स पढ़े थे ना, जैसे साइटोकाइंस, या हमने एक पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स, तो इनको जो सेल्स बनाती हैं वहाँ पर MHC थर्ड इनके लिए कोड करता है, ठीक है। बट ये अगेन दिस इज नॉट एन NCERT, नॉट एट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ अगर आपकी नॉलेज के लिए है ओनली, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर बात करें हम, तो जो हम यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिखा है, इसी में हम एड ऑन कर देते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडीज की बात करें, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस एंड ऑफ 5 टाइप्स। मेजरली 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों। कौन कौन सी, कैसे याद रखेंगे, बहुत इजी तरीका है। एंटीबॉडीज को ऐसे लिखा जाता है बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए IG आ जाता है, ठीक है। अब आप याद रखना, गम दे, कॉमन ट्रिक है, सब लोग यूज करते हैं, गम दे, ठीक है, गम दे, गम नहीं लेना है किसी से, सिर्फ आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, GAMDE, गम दे, ठीक है, सिंपल। तो बस याद रखने का तरीका है, अगर कभी नीट में ऑप्शंस में होता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इनके बारे में कई जगह पर बहुत सारी डिटेल्स दी होती है, बट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ इनसे रिलेटेड मैं एक एक टर्म आपको, एक एक पॉइंट आपको बता देती हूँ, जो कभी कभार पूछ लिया जाता है नीट में। जैसे जो IgG है ना बच्चों, दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी, हमारे ब्लड में जो सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट अबेंडेंट। हमेशा जब भी सबसे पहले फाइटिंग के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है तो वो IgG होती है। और आपको ध्यान होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पैसिव इम्यूनिटी में भी बताया था कि मदर से जो फीटस को ट्रांसफर होती है वाया प्लेसेंटा, वो यही एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं नीट में। IgA को बच्चों कहा जाता है सिक्रीटरी एंटीबॉडी। अगेन आप अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट ध्यान करिए, मदर के कोलोस्ट्रम में जो इनिशियल मिल्क होता है उससे न्यूबॉर्न को IgA मिलता है, तो ये ज़्यादातर सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड IgA एंटीबॉडी। IgM में आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, M को मॉलिक्यूलर वेट से याद रख लीजिएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट साइज की एंटीबॉडी है ये, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट। जस्ट कभी अगर नीट में पूछ लिया जाए तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट जो कॉमनली पूछा जाता है वो बता रही हूँ। IgD जो है उसको कहते हैं सरफेस एंटीबॉडी। अभी बताया था मैंने आपको कि बाकी सारी एंटीबॉडीज़ हमारे फ्लूइड्स में होती हैं, बट IgD बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर अटैच रहती है, जिससे वो फॉरेन एंटीजन से अटैच होने में उसको मदद करती है, ठीक है। देन IgE जो है वो क्या है बच्चों, IgE को कहा जाता है एलर्जिक एंटीबॉडी। क्यों, क्योंकि जब अभी आप एलर्जी पढ़ेंगे ना तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर करता है, ठीक है, किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, तो नॉर्मली तो पॉलन और डस्ट को हमारे इम्यून सिस्टम को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए ना, वो हमें क्या डैमेज करेंगे, और नॉर्मली करते भी नहीं है। जिनको एलर्जी नहीं होती उनके सिस्टम में हमेशा डस्ट जाती रहती है, बट म्यूकस उसे ट्रैप करके बाहर निकाल देता है। बट जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाइपर सेंसिटिव, तो वहाँ पर क्या होता है, वो डस्ट को भी अपना दुश्मन समझ लेता है, और डस्ट को दुश्मन समझते ही जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं वो IgE एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं, और IgE एंटीबॉडी क्या करती हैं, एलर्जिक रिएक्शन के जो सिम्टम्स हैं उनको इंड्यूस करती हैं बाय रिलीज ऑफ हिस्टामिन। अगर ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, अभी हम एलर्जीज पढ़ेंगे लास्ट में, तब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये 5 तरह की एंटीबॉडीज़ हैं जिनके बारे में आपको नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट हुआ। इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे हम, पहले आप ये टेबल नोट डाउन कर लीजिए कि जो एंटीबॉडी है ना, जो एक्चुअली में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज इट इज़ गिवन इन NCERT। तो बहुत फ्रिक्वेंटली बोर्ड्स में और आपके नीट एग्जाम में एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एक डायग्राम की हेल्प से उसको समझ लेते हैं। आप इस टेबल का स्नैपशॉट ले लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो एंटीबॉडी का डायग्राम देख लें अब हम लोग। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल किस तरह से होता है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ये तो आपको समझ में आ गया ना कि एंटीबॉडी इज अ प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो गिवन इन NCERT। कैसे बनाएंगे आप इस डायग्राम को, अगर बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, बहुत ईजी है, देखिएगा ध्यान से। इसमें आपको क्या करना है, एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को बच्चों डायग्रामेटिकली H2L2 कहा जाता है।
H2L2 का मीन्स होता है कि एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। H2L2 स्टैंड्स फॉर 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, ठीक है। दैट्स वाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड H2L2, ठीक है। अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे आप एग्जाम्स में, देखिएगा बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एक वाई के शेप में, अच्छा हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप्ड होता है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज वाई इन द शेप, ठीक है। ये आपने 2 हैवी चेन्स ड्रॉ किए हैं बच्चों, ठीक है। और इस हैवी चेन के पैरेलल यहाँ पर हम 2 लाइट चेन्स ड्रॉ कर देते हैं। अलग कलर से कर लें लाइट चेन्स को ड्रॉ। चलिए ये हम बना देते हैं 2 लाइट चेन्स। बाहर की तरफ मैंने 2 लाइट चेन, बट ऑब्वियस आपको दिख रहा है साइज छोटा है तो मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा, दैट्स व्हाई इट इज लाइट चेन, ठीक है। अब इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे इंसुलिन में होते हैं ना बायोमॉलिक्यूल्स में, आपने पढ़ा होगा, वैसे ही यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। या उनको बनाने से पहले एक चीज़ और बच्चों, अगर ये एक अमीनो एसिड की चेन है, प्रोटीन चेन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, तो आपको पता है किसी भी अमीनो एसिड चेन में अगर एक तरफ N टर्मिनल होता है तो दूसरी तरफ C टर्मिनल होता है। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स की बेसिक्स हैं, क्योंकि किसी भी अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप भी होता है, R ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अगर इस तरह के अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाएं तो एक तरफ तो ये ग्रुप फ्री रह जाएगा, दैट इज N टर्मिनल, और जो सबसे लास्ट वाला अमीनो एसिड होगा वहाँ ये फ्री रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड C टर्मिनल, ठीक है। तो NCERT में यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी का डायग्राम है आपने देखा हो ध्यान से, तो यहाँ लिखा है N, ये N टर्मिनल है, ये C, ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है। इसी तरह से लाइट चेन में भी ये इसका N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब बना देते हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर लाइट चेन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और जो हैवी चेन है उसका ये तो 1/3 पार्ट है लगभग, और ये बाकी का पार्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों किया? अब ये वाला जो पार्ट है ना, अपर वाला पार्ट जो है, इसमें इस तरह से कुछ ग्रूव्स बना रखी हैं, ठीक है। ये आपको आप सीखते जा रहे हैं ना साथ साथ में कि एग्जाम्स में आपको ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। ये ग्रूव्स क्यों हैं आप पहचान पा रहे हैं? मैंने आपको अभी क्या कहा था कि ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर इट्स एंटीजन। तो जो ये चाबी है ना एंटीबॉडी, तो ये चाबी की ग्रूव है। तो क्या हर चाबी में ग्रूव्स एक जैसी होती हैं क्या बच्चों? नहीं ना, हर चाबी के ग्रूव्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हर चाबी अपने अपने लॉक के लिए स्पेसिफिक होती है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी ये जो ग्रूव्स हैं, इनका जो डिज़ाइन है, इनका जो शेप है, वो हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके से होता है। इसीलिए ये वाला जो पार्ट है, जो लाइन के ऊपर वाले पार्ट हैं इन चारों चेन्स में, इसको कहा जाता है बच्चों वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। ये वेरिएबल रीजन कहलाता है। दिस वन ऑल्सो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वेरिएबल रीजन क्यों कहेंगे? जस्ट अ मिनट, वेरिएबल रीजन यहाँ तक है ना? यस, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन। क्यों है समझ गए? क्योंकि यहाँ पर ये स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट है। ये साइट क्या है? ये जो ग्रूव्स हैं ये किसको इंडिकेट कर रही हैं? दे कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, क्लियर दोनों तरफ। और ये वाला जो पार्ट है, ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं बच्चों कांस्टेंट रीजन। ये वाला जो पार्ट है पूरा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन या नॉन वेरिएबल रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर। देन एक लास्ट चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे ड्रॉ करना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है उनको ड्रॉ करने का। जितनी भी चेन्स है ना, पहले उनमें कुछ इंटरनल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना दीजिए। ये देखो, ये इसी चेन में है, तो इंटरनल बॉन्ड्स हुए ना, 4 बॉन्ड्स यहाँ बना दीजिए आप इस तरफ, इसी तरह 4 बॉन्ड्स यहाँ बना दीजिए, ठीक है, सिंपल। डाइसल्फाइड 2 सल्फर मॉलिक्यूल से हेल्प से बन रहे हैं। फिर यहाँ पर भी ले लेते हैं हम, 4 इधर बनाए, 4 इधर बनाए, 4 ही इधर बनाओ, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और अब बना देते हैं हम 2 चेन्स को जोड़ने वाले, ठीक है, जो 2 चेन्स को कनेक्ट करेंगे, तो वो हम ड्रॉ कर देते हैं। एक बॉन्ड यहाँ बना देते हैं जो इन दोनों चेन्स को कनेक्ट करेगा,
एक बॉन्ड यहाँ बना देते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा, और क्योंकि ये लंबी चेन से तो थोड़ी ज़्यादा मजबूती चाहिए पकड़ने के लिए, तो 2 बॉन्ड्स यहाँ बना देते हैं। हो गए सारे बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसको अगर हम लेबल करें, व्हाट इज दिस, दे आर कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कहीं भी एक जगह लेबल कर सकते हैं आप, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंसुलिन में भी होते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में भी हैं, ठीक है। और बाकी ये दोनों हैवी चेन्स हैं ही आपकी, ठीक है। ये जो दोनों हमने अंदर की तरफ ड्रॉ की हैं, दिस इज हैवी चेन। ये डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आता है बच्चों, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज लाइट चेन, दिस इज लाइट चेन। ओके, क्लियर। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डायग्राम में। आप इजीली एनसीईआरटी का डायग्राम, सेम एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है। बस ये वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन ऐड किया है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने वहाँ लिख दिया है, तो अननेसेसरी आप कंफ्यूज होंगे। एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। दिस इज एन टर्मिनल, लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अब आप इसी तरह से खुद जब आप नोट्स में इस डायग्राम को बनाएंगे, यहाँ नहीं कहूँगी मैं स्नैपशॉट लीजिए, आप खुद दिमाग लगा के ध्यान करके इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट। बट अभी ये मत समझना कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हो गया। अभी कहाँ से खत्म हो गया, अभी तो आपने समझा ही नहीं कि ये एक्शन कैसे कर रहे हैं। अभी तो आपने सिर्फ ये समझा है बच्चों कि एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। अब एंटीबॉडी को बना कौन रहा है, लिम्फोसाइट्स ना, बी लिम्फोसाइट्स ना। तो बी लिम्फोसाइट्स के अलावा भी, अभी तक तो हमने सिर्फ एंटीबॉडी की बात की थी, बट हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करती हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो अब हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट पे, और फिर हम देखेंगे कि वो जो टी और बी लिम्फोसाइट है वो कैसे हमारे इम्यून सिस्टम से काम करवाएगी, ठीक है। लेट मी रब इट। हाँ जी, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में फर्स्ट आपने हेडिंग डाली थी एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट। अब सेकंड हेडिंग आप डालिए लिम्फोसाइट्स, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज लिम्फोसाइट्स। तो वो लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं बेसिकली। वन इज टी लिम्फोसाइट्स। बताइए कौन से टाइप की WBC है बच्चों, ये ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट वर्ड में कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप। लिम्फोसाइट जो है इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। कई बच्चे मैंने देखा है ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट को एक ही समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ल्यूकोसाइट एक्चुअली WBCs को कहते हैं, है ना। तो लिम्फोसाइट इज वन ऑफ द WBC। तो उसमें से एक है टी लिम्फोसाइट, एक है बी लिम्फोसाइट। आपको पता होगा इनकी नेमिंग क्यों की गई है, क्योंकि हमारी सारी ब्लड सेल्स कहाँ फॉर्म होती हैं बच्चों, बोन मैरो में। तो दोनों ही सेल्स बनती तो बोन मैरो में है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। इसीलिए आप देखिएगा बोन मैरो को भी इम्यून सिस्टम का पार्ट माना गया है। आगे पढ़ेंगे हम, ध्यान रखिएगा, कोरिलेट कर लीजिएगा तब। दे फॉर्म्ड इन बोन मैरो, दोनों ही बोन मैरो में बनेंगी। बट टी लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग कहाँ मिली, टी लिम्फोसाइट्स का जो मैचुरेशन होता है ना बच्चों, वो थाइमस में होता है। 11th में आप पढ़ चुके हैं, थाइमस हार्ट के पास लोकेटेड एक ग्लैंड है जो थाइमोसिन हार्मोन बनाती है, एंड उसको कहा जाता है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन कहाँ होता है, एंड मेच्योर इन थाइमस। तो इसीलिए यहाँ पे टी वर्ड आ गया है, ठीक है, क्लियर। और ध्यान रखिएगा थाइमस को भी हम उसमें पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, इम्यून सिस्टम में। तो थाइमस और बोन मैरो को एग्जाम में हम कभी कभार कोरिलेट नहीं कर पाते कि भाई ये कहाँ से इम्यून सिस्टम का पार्ट हुए, बट येस इनके बिना तो इम्यून सिस्टम अधूरा है। हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होगा तो कैसे पैथोजन से फाइट करेगा। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तो कभी कभार बहुत जल्दी हार मान जाता है, पैथोजन से इतने स्ट्रांग होते हैं। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दे फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड ऑल्सो मेच्योर इन बोन मैरो, ठीक है। इनका तो मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही हो रहा है, ओके, क्लियर। इसीलिए इनका नाम है बी लिम्फोसाइट और इनका नाम है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं हम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चों, टाइप्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट ये समझना ज़रूरी है। कहीं कहीं जैसे एड्स में एक आता है हेल्पर टी सेल्स, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो समझिएगा, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारे ब्लड में वो 4 तरह की होती हैं बच्चों। फर्स्ट इज द TC सेल्स। ये जो मैं सबस्क्रिप्ट में लिख रही हूँ ना यहाँ पर, इसके बारे में आप देखते जाइए ये कैसे आया।
टीसी सेल्स का मतलब है दे आर कॉल्ड किलर और साइटोटॉक्सिक सेल्स। किलर और सी स्टैंड्स फॉर साइटोटॉक्सिक। ये एक्चुअल सेल हैं टी सेल्स में से जो फाइटिंग करेंगी पैथोजन के साथ। और ये कैसे फाइट करेंगी बच्चों टीसी सेल्स? जब जैसे बी सेल एंटीबॉडीज बना के फाइटिंग करती है ना, वो कभी पैथोजन के सामने नहीं जाती हैं। बी सेल्स के बड़ी स्मार्टनेस से काम करती हैं, बोलती हैं हम पैथोजन के सामने नहीं जाएंगे, हम तो अपनी आर्मी को भेजेंगे। बट जो टी सेल्स हैं वो यूँ कह लीजिए ज़्यादा बहादुर हैं, वो कहती है नहीं भाई, हमें तो पैथोजन के सामने जाना है और पैथोजन के सामने जाकर हम कोई साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल बनाकर उसको मारेंगे। और ज़्यादातर वो साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल होते हैं परफोरेंस। तो टीसी सेल्स के लिए कहा जाता है दे सिक्रीट परफोरेंस। ध्यान रखिएगा, सर्कल कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। दे सिक्रीट परफोरेंस, ठीक है, टू रप्चर। और ये परफोरेंस नाम से पता चल रहा है जो परफोरेशंस कर दें, टू रप्चर द सेल मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन। सेल मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन्स, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट आती हैं हमारी टी हेल्पर सेल्स। अब इनके नाम से हमें लग रहा है ठीक है ये हेल्पर सेल ही तो हैं, बट नाम से ये मत सोचना कि ये हेल्पर सेल है तो ठीक है कभी कभार नहीं होंगी तो काम चल जाएगा, नेवर। ये सेल्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों। जो सबसे इंटेलिजेंट वायरस होगा ना, जिसको एकदम तैयारी करके आया है कि मुझको अटैक करना है, वो सबसे पहले हमारी टीएच सेल्स पर ही अटैक करता है। पता है एचआईवी में वो मैक्रोफेजेस में मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इन सारी सेल्स में से इनको चुनता है और इन पर अटैक कर देता है। क्यों? देखना, क्योंकि टीएच सेल्स जो हैं, जो हमारी हेल्पर सेल्स हैं, दे स्टिमुलेट, ये ही सिग्नल देती हैं टीसी सेल्स एंड बी सेल्स टू फाइट। जब तक हेल्पर सेल इन दोनों को सिग्नल नहीं देंगी ना, तब तक ना ये परफोरेंस बनाएंगी ना ये एंटीबॉडीज बनाएंगी। तो इसीलिए एचआईवी इन्हीं टीएच सेल्स पर अटैक कर देता है, ना इनको सिग्नल मिलता है ना इन्हें। तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। दैट्स वाई एड्स को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये सब बातें एड्स में कोरिलेट कर लीजिएगा। देन टीएच सेल के बाद आती हैं बच्चों टीएस सेल्स। एस स्टैंड्स फॉर सप्रेसर सेल। अब सप्रेसर की क्या जरूरत आ गई भाई इम्यूनिटी में? बिल्कुल ज़रूरत है। मैंने आपको क्या कहा कि हमारे इम्यून सिस्टम को सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनानी, तो सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ इम्यून सिस्टम को दबा के रखना, सप्रेस करके रखना किसका काम है? सप्रेसर सेल्स का। तो सप्रेसर सेल्स क्या करती हैं? दे प्रिवेंट इम्यून सिस्टम to attack on सेल्फ एंटीजेंस। कहीं सेल्फ एंटीजेंस पर ये अटैक ना कर दें, उसका पूरी जिम्मेदारी किसने ले ली? सप्रेसर सेल्स ने। नाम से याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हुए तब नो डाउट इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं कर पाई। और लास्ट हैं टीएम सेल्स। एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी। इनको कहा जाता है बच्चों मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, शुरू में हमने लिखा था ना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक एंड बेस्ड ऑन मेमोरी, इट वर्क्स ऑन मेमोरी। तो जब भी ये सब सेल अटैक करती हैं पैथोजन पर, उसको पहचानती हैं, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम हमें वो डिजीज़ दोबारा ना हो, एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी में क्रिएट हो जाए, उसकी जिम्मेदारी लेती हैं एक तो मेमोरी टी सेल, और यहाँ पर भी एक मेमोरी बी सेल हम पढ़ेंगे। ये दोनों हमेशा के लिए उस फाइटिंग की मेमोरी को ध्यान रखती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल, और फ्यूचर में अगर कभी भी वो पैथोजन दोबारा हम पे अटैक करता है तो ये उसके साथ बहुत फास्ट उसको मार गिराती हैं, ठीक है। तो मेमोरी टी सेल्स का काम क्या है? मेमोरी टी सेल्स कीप रेडी टू अटैक रैपिडली on pathogen during subsequent exposure। अगर subsequent का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेकेंडरी। अगर एक बार के बाद कभी भी उस पैथोजन के साथ हमारा एक्सपोजर हुआ तो वो उस पर रैपिड अटैक करने के लिए तैयार रहती है कि भाई आजा, अब तो मैं तुम्हें पहचानती हूँ, अब तुरंत तुम्हारे खिलाफ एंटीबॉडी बना के तुम्हें मार दूंगी, ठीक है, क्लियर। देन
इसी तरह बी लिम्फोसाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम बच्चों, तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं हमारी, दे आर ऑफ 2 टाइप सिंपली। अच्छा, इनमें ज़्यादा सब टाइप्स नहीं है, ठीक है। एक कहलाती हैं बच्चों हमारी प्लाज्मा सेल्स। ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? जब भी आप कहीं प्लाज्मा सेल्स पढ़ो ना, कई बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाते कि पता नहीं प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं। प्लाज्मा सेल एक्चुअली में बी सेल्स को ही कहते हैं। बी सेल्स का वो फॉर्म जो एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाता है ना पैथोजन से फाइट करने के लिए, उसी को प्लाज्मा सेल कहते हैं। नीट में बहुत बार क्वेश्चन होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, और बच्चे उसमें बी लिम्फोसाइट ढूंढने में लगे रहते हैं, और बी लिम्फोसाइट कभी कभार ऑप्शन में नहीं होता, सीधा प्लाज्मा सेल दे देते हैं। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमारी प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या करती हैं, दे सिक्रीट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाना, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट, बनाना और फिर उसे सिक्रीट करना इन्हीं का काम है। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं पढ़ चुके हैं आप, वाई शेप मॉलिक्यूल H2L2। और दूसरे टाइप की सेल्स हैं मेमोरी सेल्स, जैसे मेमोरी बी सेल्स होती हैं वैसे ही टी सेल्स होती हैं, वैसे ही मेमोरी बी सेल्स भी होती हैं बच्चों। और ये क्या करती हैं, ये भी सेम इसकी तरह किसी भी अटैक की मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। और हमेशा ध्यान रखना, मेमोरी टी सेल से भी ज़्यादा लाइफ इनकी होती है, ठीक है। तो दे आर लॉन्ग लिव्ड सेल्स, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड सेल्स, एंड कीप आवर इम्यून सिस्टम रेडी, कीप आवर immune system ready to fight with pathogens. Again, to fight with pathogens कब, ड्यूरिंग री इन्फेक्शन, कभी भी अगर दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो उससे फाइट करने के लिए तुरंत तैयार रहती हैं। अब वो बात अलग है कि कभी कभार वो ज़्यादा पावरफुल होगा तो हमारी मेमोरी सेल्स भी काम नहीं कर पाएंगी और हमें डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, क्लियर। बट यहाँ से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में एक्टिव और पैसिव, तो वो जो एक्टिव इम्यूनिटी थी वो किसकी वजह से थी, उसमें हमने दो एग्जाम्पल लिखे थे, एक लिखा था एक्सपोजर टू पैथोजन और एक लिखा था वैक्सीनेशन। तो वो दोनों बच्चों मेमोरी सेल्स की वजह से ही हमारी बॉडी में हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के टाइप समझ में आ गए आपको, कौन क्या करती है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि ये दोनों सेल्स बी और टी सेल्स जब काम कर रही हैं, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे एक्ट कर रही हैं, बट इनके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म है वो हम और देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट आते हैं हम इसी में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। फर्स्ट हेडिंग हमने क्या डाली थी, दैट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। फिर हमने पढ़ा उसके बाद टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। अब हम पढ़ रहे हैं एक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, कि ये जो दो लिम्फोसाइट्स हैं हमारे बॉडी में, दो मेजर टाइप्स हैं, ये जब एक्ट करती हैं तो हमें कौन से दो टाइप की इम्यूनिटी मिलती है बच्चों। वी गेट 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम दीज लिम्फोसाइट्स। वन इज CMIS, दैट इज सेल मीडिएटेड, क्योंकि यहाँ पर सेल टू सेल फाइटिंग होगी ना, टी सेल्स डायरेक्टली फाइट करेंगी, मैंने आपको बताया, तो इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और दूसरा होता है हमारा AMIS, या इसको सिंपली ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कह देते हैं। दिस इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी सिंपली, ठीक है। और क्यों इसको बच्चों बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमर वर्ड का मीनिंग मैंने आपको शुरू में बताया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में। ह्यूमर वर्ड किसके लिए आता है बच्चों, यस, फ्लूइड्स के लिए। तो क्योंकि आपको पता है कि बी सेल डायरेक्टली पैथोजन के पास नहीं जाती हैं, एंटीबॉडीज़ को बनाकर फ्लूइड्स में रिलीज कर देती हैं, तो एंटीबॉडीज़ फ्लूइड्स के थ्रू पैथोजन्स तक पहुंचते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। ये बात मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, यहीं पर हम इस वर्ड का मीनिंग लिख देते हैं फ्लूइड्स। ह्यूमोरल वर्ड स्टैंड्स फॉर फ्लूइड्स, ठीक है, क्लियर। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डिफ्रेंशिएट CMIS और AMIS, या फिर नीट के स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड कोई भी MCQ सॉल्व करना हो, तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व बाय दिस टेबल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या बताया मैंने, इट इज मीडिएटेड बाय विच सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, हमारी टी लिम्फोसाइट्स। इट इज मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, सिंपल, ठीक है। अब तो आप लोग चार्ट्स बनाना, टेबल्स, डिफरेंसेस लिखना सीख गए होंगे, और ये भी देख रहे हैं आप कितना इजीली हम चीज़ों को याद रख सकते हैं टेबल्स और चार्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। देन सेकेंड डिफरेंस,
जो टी लिम्फोसाइट्स है, जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो कैसे फाइट करती है पैथोजन से? टी सेल्स माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, मेनली जो टीसी सेल्स होती हैं आपको पता है अब तो, टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड फाइट विथ पैथोजन डायरेक्टली, फाइट विथ पैथोजन डायरेक्टली। इसीलिए इसको क्या कहा है हमने बच्चों? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, वाइल बी सेल्स क्या करती हैं? बी सेल्स, या जिनको हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड सिक्रीट देम इन द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ये डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगी, सिक्रीट देम इनटू बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू उसको एंटीबॉडीज को वहां भेजेंगी। ह्यूमोरल वर्ड जो आया है वो इसी रेफरेंस में आया है। ठीक है, क्लियर? देन और थर्ड डिफरेंस क्या है हमारा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, जो हम पढ़ते हैं ना, मैंने आपको बताया था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसी डोनर से उसी रेसिपिएंट को किडनी ट्रांसप्लांट की जाए तो उसमें रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि किडनी के सेल्स पर जो एंटीजेंस हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम नहीं पहचानेगा। तो वो कौन सी इम्यूनिटी है जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है कि ये सेल्फ है या फॉरेन है? तो दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आपने पढ़ा ना, हेल्पर टी सेल पहचानती हैं और सिग्नल देती हैं उनको, और टीएस सेल खुद की इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखती है कि अपनी ही सेल्स पर अटैक नहीं करना। तो गड़बड़ कहाँ हुई होगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो यहाँ हम एक डिफरेंस और लिख देते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसको मैं रेड पेन से लिख देती हूँ बल्कि, क्योंकि ये बहुत बार नीट में पूछा जाता है, सो यू हैव टू रिमेंबर। आप भी नोट्स बनाते वक्त बच्चों वेरियस डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट ब्लू, ब्लैक एंड रेड तो यूज़ करिए। जो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, उन चीज़ों को आप रेड पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट हम बोलते हैं किसी भी फॉरेन टिश्यू को, ऑर्गन को, ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आफ्टर बहुत कॉमनली आता है बच्चों, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ ऐसा कोई रोल नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि है ना कि उस जब वो ऑर्गन आएगा तो नो डाउट फिर जब एक बार ये एक्टिवेट होंगी तो बी सेल्स भी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगी। ठीक है, बट ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हैं। तो चलो हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं कि दे कैन नॉट इनिशिएट दिस, दे कैन नॉट इनिशिएट दिस मैकेनिज्म। इनिशिएट करने के लिए तो CMI ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दिस रिजेक्शन मैकेनिज्म, दे कैन नॉट इनिशिएट द रिजेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की है बच्चों, तो यहीं पर मैं आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट्स बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि कभी भी अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि कहीं किसी एक तो हमने उसको सही करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए भाई उसको यूरीमिया की प्रॉब्लम हो गई थी ना, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि किसी पर्सन में जब किडनी फेल होने लगती है तो धीरे धीरे यूरिया इन ब्लड, यूरीमिया मीन्स यूरिया इन ब्लड बढ़ता जाता है, और यूरिया एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है तो उसको टॉक्सिसिटी होगी। तो लास्ट डायलिसिस अगर कर रहे हैं तो ठीक है, बट जब बहुत ही ज़्यादा किडनी फेल हो गई है, कंटिन्यूस डायलिसिस की ज़रूरत है, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। या और भी आजकल तो बहुत एडवांसमेंट हो गया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, तो कई सारे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, पेनक्रियाज भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इवन हमारे यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में तो लंग्स ट्रांसप्लांटेशन तक पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं बच्चों? देखिएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो प्रिकॉशंस रखने होते हैं, या जो हाँ प्रिकॉशंस ही कह लीजिए, ठीक है, जो टेस्ट करने पड़ते हैं पेशेंट के पहले, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुप तो मैच करना ही करना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैचिंग के अलावा जो नेक्स्ट एसेंशियल थिंग है दैट इज टिश्यू मैचिंग। टिश्यू मैचिंग अलग होता है बच्चों, टिश्यू मैचिंग को ना कहा जाता है HLA टेस्ट। HLA व्हाट? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जब मैंने आपको MHC पढ़ाया था ना, वहाँ पर मैं आपको नोट करवाना भूल गई थी, आप चाहें तो वहाँ भी ऐड कर सकते हैं। ह्यूमन्स के जो एंटीजेंस होते हैं, जो MHC प्रोटीन्स होती हैं, मतलब सॉरी जो MHC जीन्स होते हैं, तो उन MHC को, वो MHC जिन एंटीजेंस के लिए कोड करते हैं,
तो ल्यूकोसाइट यानी हमारी WBCs पर जो एंटीजन है ना बच्चों, उनको HLA कहा जाता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो जब भी कभी किसी किन्हीं 2 पर्सन्स का को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, 1 इज डोनर 1 इज रेसिपिएंट, तो HLA टेस्ट हमेशा किया जाता है। अब नाम से बच्चों को ऐसा लगता है भाई टिश्यू मैचिंग, तो क्या डोनर की किडनी में से टिश्यू निकालेंगे क्या हम टेस्ट करने के लिए कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं? टिश्यू मैचिंग में टिश्यू का पार्ट निकाल के मैच नहीं करवाना, अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट, बट टिश्यू मैचिंग में जो ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, वहाँ पर HLA को टेस्ट किया जाता है। डोनर का भी ब्लड सैंपल ले लेते हैं, रेसिपिएंट का भी ले लेते हैं, ठीक है, पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग कर ली, फिर उसके बाद अगर दोनों का ब्लड कंपैटिबल है, वो आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं 11th में, तो दोनों का ब्लड सैंपल लेकर उनमें HLA टेस्टिंग की जाती है कि HLA जो हैं ल्यूकोसाइट्स पर जो एंटीजन्स हैं, ब्लड में WBCs होंगी ही ल्यूकोसाइट, वो कितना % मैच कर रहे हैं। अगर वो 100% तो कभी किसी के मैच करेंगे ही नहीं, बट अगर वो 50, 60, 70, 80 कितना % मैच कर रहे हैं, उससे डिसाइड किया जाता है कि दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विल बी सेफ और नॉट। ठीक है, इतनी नॉलेज आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। और फिर भी इतना सब मैच करने के बाद भी क्या पता, फिर भी चांसेस हैं, बिल्कुल हाई चांसेस हैं, क्योंकि बॉडी के लिए तो फिर भी वो, इम्यून सिस्टम के लिए तो फिर भी वो फॉरेन ही है। तो इसलिए काफ़ी समय तक आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कभी कभी तो लाइफ टाइम तक पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देने पड़ते हैं। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन है ना। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट, टू द डोनर, ठीक, आर गिवन टू द रेसिपिएंट। डोनर को क्यों देंगे भाई, वो बेचारा तो किडनी भी दे रहा और फिर दवाई भी खाएगा। टू द रेसिपिएंट, जिसकी बॉडी में ऑर्गन गया है उसी को दिया जाएंगे। ठीक है, क्लियर, जिससे क्या हो, वो उस पर्सन की बॉडी उसका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट ना करे। बट जैसा कि नाम से पता चल रहा है यार, हमने उसकी इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर दिया, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पर्सन को कुछ समय तक आइसोलेटेड और हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रखा जाता है। उन्हें बोला जाता है कि आपको जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, क्राउडेड प्लेसेस हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनको यूज़ करना अवॉइड करना है कम्प्लीटली, और बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर सैनिटाइज रूम में खुद को रखना है, जहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हों, क्योंकि कुछ समय के लिए आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस रहेगी, तो आपको कोई भी दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है। फिर धीरे धीरे उन दवाइयों की डोज कम करते जाते हैं, ठीक है, और लाइफ टाइम तक भी कभी कभार थोड़ी सी दवाइयाँ देनी पड़ती है। थोड़ी बहुत इम्यूनिटी डाउन रहती है, बट तब तक बॉडी के लिए वो ऑर्गन कंपैटिबल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इस पे भी अलग से बोर्ड में या नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच आर द प्री रिक्विजिट्स। ये तो प्री रिक्विजिट्स हो गए ना, हाँ, प्रिकॉशन की जगह दैट इज द वर्ड प्री रिक्विजिट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो हमारा जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्चुअली में क्या है, 1 इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, 1 इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। इसको समझने के लिए पहले हमने समझा टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, और उससे भी पहले हमने समझा एंटीजेंस और एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब अगर आपको लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लाइन ऑफ डिफेंस समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में क्यूमुलेटिव एक्शन बताती हूँ कि जब भी कोई पैथोजन एंटर किया, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी कि कभी कोई फाइट कर रहा है, कभी कोई फाइट कर रहा है, तो कभी कभार बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाते कि मैम एक्चुअली में कब मैक्रोफेज फाइट करेगी, कब टी सेल करेगी, कब बी सेल करेगी। तो ऐसा नहीं है, ये सब मिलकर एक साथ एक्शन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट हम बनाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट यू विल टेक द स्नैपशॉट। हाँ जी, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना, क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। इम्यूनिटी में डेफिनेशन पढ़ी इम्यूनिटी की, देन हमने पढ़ा इम्यूनिटी में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंड देन जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड, दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जिसमें हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब हम जो हमने शुरू में टॉपिक्स डाले थे उसके फोर्थ टॉपिक पे जाएंगे, इम्यून रिस्पॉन्स। बट उससे पहले बच्चों, मैं आपको जो अभी कह रही थी कि ये जितने भी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़े, ये सब मिलके किस तरह से एक्शन कर रहे हैं वो समझ लीजिए। क्यूम्युलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जस्ट अलग से आप जो हमारा अभी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हुआ है ना, उसके बाद वैसे ही एक अलग से सब हेडिंग डाल सकते हैं, क्यूम्युलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसमें मैं जस्ट एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बताऊंगी, इन सबको कोरिलेट कर रहे हैं हम कि कैसे पैथोजन से फाइट कर रही है हमारी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही कोई माइक्रोब
या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, यू ऑल नो कि ये फॉरेन एंटीजन्स के साथ आएगा। हर सेल के हर वायरस, इवन चाहे वो वायरस ही हो, उसके ऊपर उसके चारों तरफ उसके एंटीजन्स होते हैं जो कि हमारे लिए फॉरेन एंटीजन्स होंगे। तो जैसे ही कोई माइक्रोब या पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा बच्चों, एज इट टेक्स एंट्री, तो सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको एंटर करने से रोकेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ट्राई टू प्रिवेंट एंट्री। उनका काम ये है ना, एंटर ही ना करने दें उनको, उसको ब्लड तक पहुंचने ही ना दें। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ट्राई टू प्रिवेंट एंट्री। ठीक है, अगर फर्स्ट लाइन काम नहीं कर पाया तो फिर हमारा जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में कौन था, हमारे सेल्यूलर और साइटोकाइन। साइटोकाइन तो कुछ ही केसेस में काम करते, तो मेन कौन है, सेल्यूलर बैरियर। और उन सेल्यूलर बैरियर में कौन थी सबसे इंपॉर्टेंट सेल, सबसे भयानक खतरनाक बड़ी बड़ी सेल्स कौन सी थी, मैक्रोफेजेस। तो जैसे ही कोई माइक्रोब एंटर करेगा तो सबसे पहले उस माइक्रोब का फेगोसाइटोसिस करेगी। कौन करेगी फेगोसाइटोसिस, उसका फेगोसाइटोसिस। अब माइक्रोब्स का नंबर बहुत ज़्यादा है तो सारी सेल्स को, तो सारे माइक्रोब्स को तो वो नहीं खा सकती, बट दे ट्राई टू फैगोसाइट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो हमारी मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, ये हम एक मैक्रोफेज बना लेते हैं, इरेगुलर सी होती है, अमीबा की तरह, सीडोपोडिया होते हैं इसमें इनगल्फ करने के लिए। तो जो मैक्रोफेज है इट ट्राई टू इनगल्फ द पैथोजन। ठीक है, यहाँ पे हम एक माइक्रोब भी बना देते हैं। ये मान लीजिए एक छोटा सा माइक्रोब है, बहुत सारे होते हैं, हम सिर्फ एक ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और ये हैं इस माइक्रोब के एंटीजेंस, जिनको मैं राउंड शेप में बना देती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इस माइक्रोब को एनगल्फ करेगी ना, ये कौन है, ये मैक्रोफेज। तो हमेशा ध्यान रखना है, एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है बच्चों इन मैक्रोफेजेस में, कि ये मैक्रोफेजेस क्या करती हैं कि इसको एनगल्फ करके, ठीक है, इसको एनगल्फ करके, और यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ मैं, दे फ्लैग्ड विद फॉरेन एंटीजेंस। इसको एनगल्फ करने के साथ साथ ये आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि इसमें कौन से एंटीजेंस हैं, और उन एंटीजेंस को खुद की सरफेस पर चिपका लेती हैं। दे गेट फ्लैग्ड विद दीज आर द फॉरेन एंटीजेंस। ठीक है, तो एक तरह से ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इन्होंने एक सिग्नल दिया हमारे इम्यून सिस्टम को कि एंटीजन आ चुका है। और मैक्रोफेजेस की तो हमेशा चेकिंग चलती रहती है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स को तो चेक करता रहेगा ना, गार्ड देखता रहेगा ना कि यार कोई गलत एम्प्लॉय तो ऑफिस में एंटर नहीं कर गया। तो जब मैक्रोफेजेस की चेकिंग चलती रहती है तो उस दौरान अगर मैक्रोफेज पे फॉरेन एंटीजेंस रिकॉग्नाइज होते हैं, किसको, कौन रिकॉग्नाइज करेगा इनको, इफ दीज फॉरेन एंटीजेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय, बताओ सबसे वो कौन सी सेल्स हैं जो बाकी दूसरे सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करती हैं TH सेल्स, दैट इज हेल्पर टी सेल्स। आप कोरिलेट कर पा रहे हैं ना सारी सेल्स का क्यूमुलेटिव एक्शन। ठीक है, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया हमारा या नहीं, यहाँ लिख दूँ मैं, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो जैसे ही ये पैथोजन को एनगल्फ करती हैं और एंटीजन से फ्लैग्ड हो जाती हैं, तो उन मैक्रोफेजेस को कौन आइडेंटिफाई करता है, हमारे हेल्पर सेल्स। यहीं से शुरू हो गया हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, और ये TH सेल्स किसको सिग्नल देंगी बच्चों, यू ऑल नो दे गिव सिग्नल टू, एक तरफ तो TC सेल्स को, साइटोटॉक्सिक सेल्स को, टू सिक्रीट परफोरेंस, है ना, और दूसरी तरफ दे विल प्रोवाइड सिग्नल्स टू B cells और प्लाज्मा सेल्स, फॉर व्हाट, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। दोनों काम करती हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि कभी ये संभाल लेंगी कभी ये संभाल लेंगी, दोनों को मिलकर संभालना है। खतरे का टाइम है भाई, सबको मिलकर काम करना है। वेट नहीं करेंगे कि ठीक है पहले तू निपट ले, तुझसे नहीं होगा तो मैं करूंगी। दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर देती है, बॉडी रिस्क नहीं लेती है। ठीक है, और फिर जो परफोरेंस और एंटीबॉडीज हैं, दे अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय पैथोजन। ठीक है, दोनों का एक्शन आपको पता है, ये रप्चर कर देगी, ये एंटीजन से बाइंड हो जाएगी और अल्टीमेटली पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना बच्चों कि ये जो मैक्रोफेजेस है ना, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, दे ऑल्सो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पायरोजेंस, जो फीवर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करती है।
एंड जो हमने साइटोकाइंस पढ़े थे, ठीक है, उनको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हमने पढ़ा था उनको भी स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो इनका भी रोल हो गया ना, ये भी तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में थे। तो मैक्रोफेज ऑल्सो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पायरोजेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, जिसकी वजह से फीवर भी आता है और बॉडी हम इन पैथोजेंस के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में किस तरह से हमारी बॉडी क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स, सारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस किस तरह से मिलकर एक्शन करेंगे। होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको भी फटाफट से नोट डाउन करिए। यहाँ पर बच्चों मैं एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ, आप फिर उसको नोट डाउन करिएगा। सिर्फ मैक्रोफेजेस ही नहीं, मैक्रोफेजेस के साथ साथ न्यूट्रोफिल्स को नहीं भूलेंगे हम, वो भी तो हमारी सोल्जर्स है ना, स्कैवेंजर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है इनको। कहाँ लिखूँ मैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स भी ये काम करती हैं, ओके, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। बट आगे सिग्नल भेजना मैक्रोफेजेस का काम है, न्यूट्रोफिल से फैगोसाइटोसिस करती हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, देखो मैक्रोफेज एक और इंपॉर्टेंट काम कर रही है बच्चों, स्टिमुलेट तो कर ही रही है, और हमारी बॉडी में जब पैथोजन फाइट कर रहा है, बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा हमारी ही चलेगी। पैथोजन भी तो कुछ सोच समझ के बॉडी में आया अपनी तैयारी करके, तो वो भी तो हमारी सेल्स को लगातार मारता जा रहा है ना, जब तक कि सारे पैथोजन्स नहीं मर जाएंगे। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स भी बन रहे हैं, तो उन डेड सेल्स को भी ये मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, एनगल्फ करती हैं, एनगल्फ और डिस्ट्रॉय, एनगल्फ ही हो गया, एक ही बात है, एनगल्फ एंड डिस्पोज डेड सेल्स, ठीक है, क्लियर। अलॉन्ग विद एनके सेल लिख दूं क्या, कोरिलेट कर पाएंगे आप, एनके सेल्स का भी तो यही काम था, साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बनाकर डेड सेल्स को मारना। तो ये सब सेल्स लगभग जो हमने सिस्टम में हमारे पढ़ा वो सब यहाँ पर इस चार्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जो हमने शुरू में ओवरव्यू में 4th पॉइंट लिया था बच्चों, दैट इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स, कि ये जो पूरा इम्यून रिस्पॉन्स है ना, जब भी माइक्रोब आएगा ये एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स ही है, क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी में 2 तरह का होता है। अगर फर्स्ट टाइम ये माइक्रोब अटैक कर रहा है ना हम पे, तो ये पूरा रिस्पॉन्स कहलाएगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और अगर ये पैथोजन कभी सेकेंड टाइम एंट्री लेता है तो क्या होगा, जब ये सेल्स उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, तो साथ साथ में क्या होता है बच्चों कि ये सेल्स, कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो जो मेमोरी सेल्स बनती हैं हमारी बॉडी में, वो मेमोरी सेल्स नेक्स्ट टाइम जब कभी भी पैथोजन एंटर करेगा तो सेम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर देती हैं। बस वहाँ पे ये वाला टाइम बच जाता है कि पहले मैक्रोफाइज उसे आइडेंटिफाई करेगी, फिर हेल्पर सी सेल को बताएगी। नो डाउट ये प्रोसेस रीएक्टिवेट भी होता है, एक तरफ ये भी शुरू हो जाता है, बट जो पहले से बनी हुई मेमोरी सेल्स है ना, वो उस पैथोजन के खिलाफ तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं, और उनको ये जो मेमोरी टी सेल हैं वो परफोरेंस, और जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो इनको सिग्नल देती हैं और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। तो जो उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेम प्रोसेस फर्स्ट टाइम होगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम कभी भी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पे होगा तो इसी सेम रिस्पॉन्स को हम क्या कह देंगे बच्चों, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और दोनों में से ज़्यादा इंटेंस कौन सा होगा बताइए, बहुत सिंपल है, सेकेंडरी, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम लगेगा, ठीक है। और इंटेंस का मतलब ज़्यादा पावरफुल कौन सा होगा, ज़्यादा जीतने के चांसेस आर्मी के कब हैं, सेकेंड टाइम में, क्योंकि यहाँ पर हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादा टाइम कौन लेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी डेवलप होने में, फर्स्ट प्राइमरी ज़्यादा टाइम लेगा ना, क्योंकि प्राइमरी में तो उनको एंटीजेंस को पहचानना भी था, सेकेंडरी में तो ऑलरेडी मेमोरी सेल बनी हुई है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको मैं रब कर रही हूँ, आप लोगों ने इसका स्नैपशॉट ले लिया है, ठीक है। तो कभी कभार सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। बोर्ड्स में भी आ सकता है या नीट में भी उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन हो सकता है, और आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये फिर से कहाँ प्राइमरी सेकेंडरी आ गया। तो क्यों भाई, ये तो बहुत ईजी है ना, एक्टिव पैसिव अलग था, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड अलग था, लास्ट में इम्यून रिस्पॉन्स के टाइप्स ही तो कर रहे हैं हम, सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स। इस वाले 4th नंबर को आप कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ पे मैंने
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी 1 2 3 नंबरिंग कर दी थी, वहाँ पे आप ABC कर लीजिएगा, अदरवाइज ये नंबरिंग कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है। दिस इज द जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन, फर्स्ट था हमारा डेफिनेशन, सेकंड था हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, थर्ड था हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, उसके बाद ये फोर्थ है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स बच्चों दो तरह का है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, बस ज़्यादा लंबी टेबल नहीं है, छोटी सी टेबल है, इसको बना के वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर। इसके बाद जो टॉपिक हमारा रह जाएगा कौन सा, एक तो इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी और एक इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, नीट में भी आता है, बोर्ड्स में भी आता है। वाई दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ जो एमनेशिया वर्ड है, एमनेशिया वर्ड बच्चों मेमोरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि ये रिस्पॉन्स मेमोरी बेस्ड है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स मैंने क्या बताया, इट इज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट फर्स्ट अटैक ऑफ पैथोजन, यस और नो। सेम जो अभी हमने चार्ट पढ़ा, अगर वो पहली बार हो रहा है बॉडी में तो उसी को आप कह देंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, एंड इफ रिस्पॉन्स सब्सीक्वेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट सब्सीक्वेंट, जरूरी नहीं है सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी तो हो सकता है ना, तो कोई भी सब्सीक्वेंट एक्सपोजर हुआ, रिस्पॉन्स अगेंस्ट सब्सीक्वेंट एक्सपोजर टू पैथोजन इज कॉल्ड बच्चों सेकेंडरी और एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। दोनों में से ज़्यादा टाइम कौन लेगा डेवलप होने में, इट टेक्स टाइम टू डेवलप, जबकि ये कैसा होगा, क्विक रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसको पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी में मिक्स मत कर देना, बहुत सारे बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं। ज़्यादा इंटेंस कौन सा होगा, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि वायरस को, बैक्टीरिया को टाइम मिल जाएगा खुद को मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पर इट विल बी मोर इंटेंस, तुरंत अटैक होगा क्योंकि मेमोरी सेल्स बन गई हैं। ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड बाय TC सेल्स एंड B या प्लाज्मा सेल। जब भी मैं B सेल लिखती हूँ तो प्लाज्मा सेल भी लिख देती हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे। वाइल it is elicited by memory cells, very 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 important, that's why it is called बताइए एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, क्योंकि ये मेमोरी पर बेस्ड है। दिस इज द की वर्ड फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो यहाँ अभी हमारा इम्यूनिटी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब जो 2 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, कौन कौन से, एक तो इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स और एक हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। ये सब जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार फिर से समराइज करेंगे, एनसीईआरटी में अलग से हेडिंग है ये दोनों की, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट तब तक आप प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग ढंग से जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो। ठीक है, और क्या करेंगे, यस MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए।